नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक सिलसिले की जिसने राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा, जोधपुर, सीकर, पाली, बीकानेर और जैसलमेर सहित एक साथ कई शहरों के पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस कार्यालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। आनन फानन में दफ्तर खाली कराए गए, भारी पुलिस बल तैनात हुआ और बम निरोधक दस्तों ने भी मोर्चा संभाला। लेकिन याद रहे, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान के कोर्ट, अस्पताल, कलेक्ट्रेट और स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं। यहाँ तक कि देखिए, न्यायालय में भी ये अभी कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई। तो क्या ये महज किसी की डिजिटल शरारत है या फिर राजस्थान को अस्थिर करने की कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश? क्या हमारा अभियान तलाशी लेने तक ही सीमित है? आखिर कौन है वो जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को बार बार चुनौती दे रहा है? और कब हमारा खुफिया तंत्र इन ईमेल भेजने वाले असली चेहरों को बेनकाब करने में कामयाब होगा? आज की बहस इसी मुद्दे पर की जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, लगातार आज जो है एक साथ कई जगह धमकियां दी गई हैं। ऐसे में अब सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता में भय है। आखिर धमकी के पीछे कौन है और क्यों बार बार जो है ये धमकियां मिल रही हैं? करेंगे आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से प्रीति शर्मा जी अपना पक्ष रखेंगी। मैम, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए कर्णवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही पूर्व पुलिस अधिकारी डॉक्टर अनिल गोठवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। प्रीति जी, सबसे पहले आप ही के पास, आखिरकार जिस तरीके से बार बार धमकियां मिल रही हैं, और देखिए आज तो हद ही हो गई, इतनी बड़ी तादाद में एक साथ कई शहरों में कई ऑफिसेज में धमकी दी गई है। क्यों ये धमकियां बार बार जो है मिल रही हैं? क्यों इस तरीके की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं? क्या कहीं कोई सुरक्षा में कमी है? नंदिनी जी, अगर सुरक्षा में कमी होती तो घटनाएं घटित होती, लेकिन हमारे खुफिया तंत्र की जहां तक आप बात करते हैं तो सजग है, सतर्क है। और उसी लिए ये जो धमकियां हैं, मुझे लगता है ये कुछ शरारत है। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार, जैसे हाई कोर्ट की बात करें, कलेक्ट्रेट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, लगातार धमकियां मिली। और हाई कोर्ट में आप देखेंगे पर्टिकुलरली 9:30 के आसपास ये धमकी मिलती है और 2 बजे बाद फिर काम शुरू हो जाता है, बेसिक जांच। तो ये काम को डिस्टर्ब करने के लिए जो छुटभैया लोग होते हैं, यह कह सकते हैं कि हम छोटे लेवल के लोग जो शरारती तत्व जो हैं वो एक्टिव समझ रहे हैं अपने आप को कि हम एक्टिव हो रहे हैं या हम इस तरीके से हमारे राज्य को अस्थिर कर देंगे। लेकिन सरकार मुस्तैद है, हमारे अधिकारी मुस्तैद हैं, हमारा खुफिया तंत्र सतर्क है और सजग है। इसीलिए लगातार इन धमकियों से कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि एहतियात के तौर पर जब इस तरीके की धमकियां मिलती हैं तो हम लोगों को कार्रवाई करना हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, जिससे कि किसी भी बड़ी घटना को अंजाम ना दे पाए ऐसे लोग। अगर ये शरारती लोग हैं, इनको लगता है कि हम इस तरीके की धमकियों से राज्य को अस्थिर कर देंगे, सरकार को अस्थिर कर देंगे या अधिकारियों को टाइम वेस्ट कर लेंगे, तो मान के चलिए कि ये कुछ समय की बात ही है। थोड़े दिन बाद जब ये बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे और तब इनको पता चलेगा कि ऐसी शरारतों का नतीजा क्या होता है। सलाखों के पीछे होंगे, धमकियां लगातार हमने देखा। देखिए, स्कूलों, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया, स्कूलों को धमकियां मिली, कोर्ट में धमकी दी गई, उसके बाद भी कोई कदम क्यों, ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है ना? आपने खुद ने कहा कि देखिए काम प्रभावित होता है, पहली चीज काम प्रभावित हो रहा है प्रीति जी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता वहां जा रही है या जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो तो डर के साए में रहते ही है ना। कोई डर के साए में नहीं। ये उस तरीके का एक वाकया है जैसे कि एक छोटा बच्चा शरारत कर देता है घर में आके और पूरा घर तितर-बितर फैला देता है। लेकिन लगाया जाए कि ये सिर्फ शरारत करने के लिए है, आप ये मानिए, ऐसे पता लगाया जाता है कि अगर कोई बड़ा इसके पीछे
इन्वॉल्व होता, बड़ा कोई गुट इन्वॉल्व होता, कोई संगठन इन्वॉल्व होता, तो खुफिया तंत्रों को इस चीज की जानकारी पहले ही होती है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर या हम बात करें पूरे देश के अंदर जिस तरीके का माहौल आज चल रहा है, उस समय हमारा खुफिया तंत्र सजग है और सतर्क है। ये छोटे मोटे कोई शरारती तत्व हैं जो अस्थिर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अस्थिर कर नहीं पाएंगे। और इनको आप जहां तक अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, साइबर अपराध को रोकने के लिए अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। और इसमें चाहे हम बात करें एंटीवायरस अभियान की बात करें, साइबर फ्रॉड अभियान तो लगातार आप कह रही हैं चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनका गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, बुलडोजर अभियान भी हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और जो धमकियां मिलने का सिलसिला है वो भी। चलिए प्रीति जी सुनिए, आपने कहा कि शरारती तत्व जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर पुलिस प्रशासन, बम निरोधक दस्ता सभी वहां पर पहुंचते हैं, उनका भी तो समय बर्बाद होता है। वो भी तो आप देखिए वहां जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले, काम की नहीं है, बात सजगता की है, ये उनकी जिम्मेदारी है, वही मैं कह रही हूं, जिम्मेदारी है। और आप बात कीजिए जहां तक सरकार की बात है, बिल्कुल जिम्मेदारी इसकी भी है कि अगर ये शरारती तत्व आप तो इन पर लगाम शरारती तत्वों को लगाम लगाने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। और लगातार इसके जो कर्मचारी हैं, पूनम जी बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि जब ये शरारती तत्व इस तरीके के लोगों को जब गिरफ्तार होंगे और जब इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद इनको पता चलेगा क्या हुआ। चलिए ठीक है पूनम जी, बड़ी घटना को रोकने के लिए छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना होता है कि देखिए शरारती तत्वों का काम है। अगर ऐसे में बड़ी शरारती घटनाओं को रोकने के लिए छोटी घटनाओं पर ध्यान देना होता है। तो वही तो है, वही मैं भी कह रही हूँ कि ऐसी घटनाओं पर ध्यान ये देना होगा और इन चीजों को कम करना होगा, इन चीजों को बिल्कुल कार्रवाई करना होगा। बार बार ये पहले से धमकियां मिलने के सिलसिले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़े हैं। अभी 25 फरवरी का ही ले लीजिए, कोर्ट में भी धमकी दी गई थी, इसी तरीके से ईमेल के जरिए लगातार धमकियां भेजी जा रही। कर्णवीर जी क्या कहेंगे आप, क्या आप मानते हैं राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है? पूनम जी, राजस्थान में कलेक्ट्रेट, न्यायालय, पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, सब लोगों को बार बार डराया धमकाया जा रहा है। और उस सरकार के अंदर जब इस तरह के प्रवक्ता, यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री अपराध को डिकोड करने की बजाय अपनी सरकार का बचाव करने उतरते हैं, तो ये चिंताजनक हालात है। सरकार के तंत्र पर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। आप बार बार सरकार को बचाव कर रही है प्रीति जी। होना ये चाहिए कि अपराध डिकोड करके आप मैदान में उतरिए, गिरफ्तार कीजिए जाके। आप जिस तरीके की बातें करते हैं करमवीर जी, आप मैदान में उतरिए। प्रीति जी आऊंगी, आपको समय दिया ना, आपको पर्याप्त समय दिया। प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी आपको समय दिया, अभी फिर से आपके पास आऊंगी। कर्णवीर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। इस तरह की धमकियों के बाद में, इस तरह के संवेदनशील माहौल के बाद में नैतिकता तो ये कहती है कि प्रदेश को एक फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए, जिसकी कमी लगातार ये खल रही है। आशा करते हैं कि ऐसी कोई पर्ची आए दिल्ली से। गृह मंत्री था जिसके नाक के नीचे से पेपर लीक होते थे, फुल टाइम गृह मंत्री था जिसकी नाक के नीचे से पेपर लीक होते थे, 1.25 करोड़ में आरपीएससी सदस्य नियुक्त किए जाते थे। ये फुल टाइम गृह मंत्री का कार्य था आपके, आप भूल गए शायद। लगातार प्रीति जी सुनिए, प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी मुद्दे पर आइए ना, बात आज की करते हैं, क्योंकि देखिए ये भी काफी गंभीर मुद्दा है, काफी गंभीर है। जनता की सुरक्षा का सवाल है, जनता की सुरक्षा का सवाल है, इसीलिए सतर्कता की वजह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिम्मेदारी है नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसलिए इन धमकियों के पीछे जो भी लोग शामिल है उन्हें पकड़कर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करते हुए सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करने का काम करना चाहिए। बार बार प्रदेश को धमकियां मिल रही है। आप बताइए, जब इस प्रदेश के अंदर इस सरकार का गठन हुआ था, उस दिन को सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या विदेशी हैंडलों द्वारा कर दी जाती है। आज दिन तक उन लोगों को कोई न्याय नहीं दिया जाता। व्यापारियों को कुचामन के अंदर सरेआम जिम के अंदर गोली मार दी जाती है। व्यापारियों में भय का माहौल है। बीजेपी के पदाधिकारी स्वयं विजय पलाड़ा को लगातार विदेशी हैंडलों द्वारा धमकियों पे धमकियां दी जा रही है, उसके ऊपर सरकार मौन है। इनके मंत्रियों को, संतरियों को पासपोर्ट ऑफिस में आप बताइए, सरकारी मुलाजिम अगर सेफ सिक्योर नहीं है तो आम जनता का कौन धनी हो रही है? सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी, अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। यूं जिम्मेदारियों से भागने के बजाय शरारती तत्वों का नाम लेकर इस तरह से अपराध से बचा नहीं जा सकता। जुड़े हुए हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं। ठीक है कर्णवीर जी, आऊंगी आपके पास। अनिल जी भी हमारे साथ
जुड़े हुए हैं कर्णवीर जी, आऊंगी आपके पास। देखिए बार बार इस तरीके से धमकियां मिल रही हैं अनिल जी, और ये लगातार अब ये सिलसिला जो है ऐसा लग रहा है आम हो चला है। एक महीने में न जाने कितनी बार धमकियां दे देते हैं, चाहे पहले स्कूल की हम बात करें, कोर्ट की बात करें, अब तो पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, सभी जगह इस तरीके से ईमेल के जरिए धमकियां। क्या मानते हैं, क्या सिस्टम का फेल्योर है इस तरीके से, और इसके लिए जांच का दायरा क्या होता है, किस तरीके से इसमें जांच की जाती है? देखिए उनके इसके अंदर होता क्या है कि ये एक आईपी एड्रेस है इंटरनेशनल, इसके अंदर सारा मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब होने के बावजूद भी डार्क वेब है, जो हमारा पूरे दुनिया का तंत्र है, जो कम्युनिकेशन है, जो आज तकनीक है, इसके अंदर पता लगाना एक समुद्र में से सुई ढूंढने के मुकाबले ऐसा कार्य है ये कि वीपीएन नंबर से यहाँ से जयपुर में बैठा हुआ व्यक्ति भी अमेरिका से उसको वीपीएन नंबर के माध्यम से थ्रेट दे सकता है। अब उसके अंदर जो आईपी एड्रेस है, जो उसके सारी चीज़ें हैं, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये पुलिस कभी या सुरक्षा एजेंसियां कोई नहीं चाहती है कि इस तरह की धमकियों को नहीं पकड़ा जाए। अभी बंगाल के अंदर भी पकड़ के दिया, एक बच्ची ने अपने यहाँ बैठने के बाद ही वो देख रही थी अपने आप को कि मैं इसके अंदर कैसे सेंध लगाऊं, और उसी के अंदर उसने इस प्रकार के हॉक्स कॉल और इस प्रकार के, तो ये कभी कभी शरारत के साथ साथ, देखिए आर्थिक नुकसान किसी को पहुंचाने के लिए धमकी दी जा सकती है, किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी दी जा सकती है, किसी को ईव टीजिंग के लिए धमकी दी जा सकती है। ये कुछ कारण होते हैं, तो कारण हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई अगर वो ये धमकी भरा और बम फटने की वो करते तो एक भी इसके अंदर इस तरह की घटनाक्रम नहीं हुआ। तो अब हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाते हैं कि ये क्या कोई शरारत है, या किसी को बार बार पुलिस को परेशान करने में किसी को आनंद आता है, या सुरक्षा एजेंसियों को एक चैलेंज के माध्यम से इस प्रकार की धमकियों का बार बार वो टेस्ट चेक कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि अब हमने कॉल के माध्यम से जो धमकियां आती है उसके ऊपर तो रोक लगा दी है, और उसमें जैसे जेल में बैठे हुए व्यक्तियों को हमने पकड़ लिया, उनको गिरफ्तारियां भी की। अब ये ईमेल के माध्यम से जो आया है, तो ईमेल एक थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, उसका एरिया दायरा बहुत बड़ा है। तो हम बार बार कहते हैं कि अगर इस प्रकार से आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति शरारत कर रहा है, कुछ ऐसा है, तो ये उस आधार के ऊपर भी पकड़ा जाएगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियां जैसे राजस्थान पुलिस है, यहाँ धमकी आ रही है, तो लोकल स्थानीय पुलिस के ऊपर भी हमारे को ट्रेन करने की आवश्यकता है कि ये आईपी एड्रेस कहाँ से जनरेट हुआ, ये कॉल कहाँ से आया, ये विदेश का कॉल है, वीपीएन नंबर से ये हम पता नहीं लगा सकते कि ये जयपुर में बैठ के, और चाहे वो यूके है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, किसी जर्मनी का कहीं से भी बैठ के वो उसको डाइवर्ट करा देते हैं कॉल को। तो इसको पकड़ने, अनिल जी ये कह सकते हैं यहाँ बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये प्रक्रिया रहती है, जांच की प्रक्रिया? नहीं, चुनौतीपूर्ण कुछ भी नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंस जो हमारे को मिलनी चाहिए, जैसे अब हाई कोर्ट ने भी अभी बुला के और टेक्निकल के भाई इसको एक्सपर्ट्स को, साइबर एक्सपर्ट्स को बुला के इसकी हेल्प लीजिए। तो हेल्प के अंदर हमारे जो साधन सीमित हैं, और साधन जो हैं हमारे पास उपलब्ध, उन सब का उपयोग करते हैं। नेशनल एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारी है, उनको भी हम कॉन्टेक्ट करते हैं। फिर भी ये जो है, ये बाहर से जो जनरेट हुए भी कॉल है या ये मेल आया है, इसको पकड़ने के अंदर मैं आपको बताया ना कि समुद्र में से सुई ढूंढने जैसा एक कार्य है, तो इसके अंदर कभी कभी समय लग सकता है और कभी ये पकड़ में भी आ जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब हमने इस प्रकार की ट्रेनिंग और तैयारी करना शुरू कर दिया है, और सभी को इसमें ट्रेंड कर रहे हैं कि इस प्रकार के कॉल्स के बाद में हम क्या एहतियात बरतें हैं। जैसे सुरक्षा के कारण है, अगर फिर भी हम तो धमकी को बहुत वो गंभीरता से लेते, वहाँ पुलिस पहुँचती है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुँचता है, डॉग स्क्वाड पहुँचता है, एफएसएल टीम पहुँचती है, फायर ब्रिगेड बुलाते हैं, तो ये समय और ये तो है। लेकिन इस शरारत को करने में किसी को या तो आनंद आ रहा है, या कहीं ना कहीं जैसे हाई कोर्ट के अंदर कोई डेट किसी की आ रही है, वो डेट को चेंज कराना चाहता है।
ठीक है अनिल जी, आऊंगी आपके पास और भी कुछ चीजें आपसे तकनीकी तौर पर समझने की कोशिश भी करेंगे। प्रीति जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रीति जी देखिए, इस तरीके का सिलसिला जो चल पड़ा है, आप भी देख रही हैं कि किस तरीके से चाहे कोर्ट हो, कलेक्ट्रेट हो, अब तो हद ही पार हो गई है। हर आए दिन जो है धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में जरूरी है ना कि कुछ सिस्टम में बदलाव किया जाए, सुरक्षा तंत्र को, खुफिया तंत्र को यहाँ पर मजबूत किया जाए ताकि इस तरीके की धमकियां ना मिले। देखिए, क्योंकि एक तो ऑफिस में काम प्रभावित होता है, ऑफिस के कर्मचारी जो वहाँ पर वर्कर हैं वो प्रभावित होते हैं, ऐसे ही आम जनता जो वहां पर जाती है काम के लिए वो भी कहीं ना कहीं डर के साए में पहुंचती है। ऐसे में डर और दहशत तो फैलती ही है। पूनम जी, जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसका यूज के साथ साथ मिसयूज भी होता है और ये मिसयूज ही हो रहा है। दूसरी चीज, जहां तक आप बात कर रही हैं खुफिया तंत्र को स्ट्रांग करने की और सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा स्ट्रांग करने की, तो साइबर सिक्योरिटी को लेके हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। ये आपने देखा, साइबर फ्रॉड होते हैं तो तुरंत एफआईआर दर्ज होना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होना, उस पर कार्रवाई होना, साइबर अपराधियों पर लगाम कसने की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी भी आप देखेंगे लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि धमकियों को रोकने की बात, तो डेफिनेटली धमकियों को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। और ये जो बात कर रहे हैं कि ठीक है, देखिए कोई धमकी आती है तो एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अधिकारी उस जगह पर पहुंचे और ध्यान रखे। क्यों? क्योंकि हाँ, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। किसी शरारती तत्व ने जो मेल भेज दिया वो तो भेज दिया, उस मेल को डिटेक्ट करने में हो सकता है पूरा 24 घंटे भी लग जाए, लेकिन हमें उस जगह को बचाना है। उधर हमें भेजना ही पड़ेगा एजेंसी को। एजेंसी जाएगी और बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगी, पूरी सर्चिंग भी होगी। हाईकोर्ट में ऐसा हुआ है, हाईकोर्ट से लेके कलेक्ट्रेट से लेके स्कूल, जहां जहां भी धमकियों वाले मेल आए वहां वहां सुरक्षा एजेंसियां पहुंची और उन्होंने अपना कार्य किया। यही मुस्तैदी होती है, यही सतर्कता होती है और इसी तरीके से कार्रवाई की जाती है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से अभी करमवीर जी कह रहे थे कि पर्ची वाली सरकार, अरे भैया पर्ची वाली सरकार नहीं, केंद्र और राज्य का समन्वय होता है। केंद्र की योजनाओं को राज्य में किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए बिल्कुल समन्वय के लिए लगातार जाना जरूरी होता है। और जो आप गृह मंत्री की बात कर रहे थे कि आपको फुल टाइम गृह मंत्री, अरे भाई हमारे तो पार्ट टाइम गृह मंत्री भी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। आपके तो फुल टाइम गृह मंत्री ने लगातार पेपर लीक की घटनाओं में पार्टिसिपेशन भी किया। आप तो छोड़िए कि पार्टिसिपेशन भी किया लगातार। जी देखिए, पहली चीज जैसा कि यहाँ पर प्रीति जी ने कहा कि शरारती तत्वों का काम हो सकता है, क्या आपको लगता है ये शरारती तत्वों का काम है या कोई एक बड़ी साजिश, या फिर ये कहें कि सुरक्षा एजेंसियां जो है उनकी तैयारी में कोई कमी? पूनम जी, राजस्थान में लगातार बढ़ते अपराध, सरकारी कार्यालयों की मिल रही धमकियां और आम जनता में बढ़ती हुई सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को शरारती तत्व का नाम दे रही है। मुझे आप बता दीजिए, ऐसी शरारत लगातार प्रदेश के अंदर पिछले 2-3 साल से हो रही है। क्या इन्होंने किसी भी शरारती तत्व को डिकोड करने की कोशिश की? कहीं उसको पकड़ा, कोई कार्रवाई की? तो बता दीजिए ना, किस शरारती तत्व को पकड़ा आपने? आनंद पाल, सुखदेव सिंह मेडी के हत्यारे आज तक पूरे हवा में घूम रहे हैं। विदेशी हैंडलर लगातार विदेशों से धमकियां दे रहे हैं, व्यापारियों को धमका रहे हैं। कहाँ है आपकी पुलिस, कहाँ है आपका गृह विभाग? जब प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल होते हैं, जब आपकी सरकार थी सीधी जिम्मेदारी गृह विभाग में ऐसी कुछ बनती है। घटनाएं हुई हैं कि सुरक्षा में चूक के सवाल उठे हैं। बता दीजिए कि आपके शासनकाल में साइबर अपराध को रोकने के लिए कितनी कार्रवाई हुई और कितनी गिरफ्तारियां हुई? आप एक आंकड़ा बता दीजिए मुझे, आपके पास अवेलेबल है क्या आंकड़ा? ये ना कि शरारती तत्वों ने इस तरह का माहौल बिगाड़ने की अरे आप तो आंकड़े बताइए ना, आप तो आंकड़े बताइए। कर्णवीर जी 2018 से 2023 तक आपकी भी सरकार थी प्रदेश में, लेकिन अपराध तो तब भी थे। आज आप जो है विपक्ष में बैठे तो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पूनम जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी से कोई ढंग का सवाल पूछ लिया जाएंगे तो आपकी सरकार पूछ रही हूँ, आंकड़े बता दीजिए। अरे भाई आप, अरे आंकड़े बता दीजिए करमवीर जी, सरकार में आंकड़े बता दीजिए, एक योजना बता दीजिए साइबर अपराध को रोकने के लिए आपने चलाई हो तो। गृह मंत्री भजन लाल, चलिए ठीक है, खुद गृह मंत्री भजन लाल ये सब कुछ करने में असक्षम है। कर्णवीर जी चलिए, अगर आज आप सवाल उठा रहे हैं तो अगर आज आप सत्ता में, चलिए ठीक है प्रीति जी बता दीजिए ना, कहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई ऐसी योजना चलाई हो साइबर अपराध को रोकने के लिए और हम नहीं चला पाए हो, या हमने साइबर अपराध को रोकने, साइबर अपराध, चलिए ठीक है,
एक अपराधी कर्णवीर जी, जिसको पकड़ा आपने हमारे पास समय की एक कमी है। ऐसी कोई प्रीति जी, समय की कमी है। कर्णवीर जी, समय की कमी है। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट को भी धमकी मिली थी, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं बार बार होती हैं और ऐसे में सुराग नहीं मिलता है, तो ये भी तो एक गंभीर विषय है, इस पर भी विचार करना है और इसके आगे कोई कदम, सख्त कदम उठाने की जरूरत भी है, ताकि बार बार इस तरीके की घटनाएं ना हो। नहीं, ये बात तो सही है कि आप प्रिवेंटिव एक्शन भी लेते हैं, बदमाशों को पकड़ते भी हैं, और हर चौथे पांचवें दिन, अभी आप ये देखिए कि होली के 2 दिन पहले भी रेड की, हर पूरे राजस्थान के अंदर 5-5 हजार आदमी डिटेन किए, उनको बदमाशों को रोका गया। और चुनाव से पहले या हर उसके ऊपर कोई पर्व त्योहार मेले जो भी होता है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं समाज कंटकों के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूँ कि साइबर क्राइम के अंदर राजस्थान का पहले काफ़ी नाम खराब था, लेकिन आप ये देखें कि इस सरकार ने जो हमारा डी के अंदर एक ऐसा साइबर फ्रॉड चलाया करता था, उसको नैप किया है, उसको रोका है। साइबर अगर मान लो अपराध कुछ हो जाता है, किसी के बैंक से कुछ पैसा हो जाता है, तो अब मुकदमा दर्ज हो रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन सिर्फ ईमेल या जीमेल के माध्यम से पकड़ने के लिए हम पूरे प्रयासरत है, पूरी सुरक्षा एजेंसी प्रयासरत है, केंद्र से हमारा समन्वय बैठा है। अभी भी ये पिछले वीक, अभी 10 दिन पहले डीजीपी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर ही हमारे स्टेट ने चिंता व्यक्त की थी, हमारे डीजी ने इसके ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन दिया, और अब इस और हम जल्दी इसमें पहुंच जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, कर्णवीर जी, आप क्या कह रहे थे? अपनी बात कंप्लीट कीजिए, समय की कमी है। फिर प्रीति जी, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। हमारे पुलिस के पूर्व अधिकारी लगातार कहते हैं कि ये किया। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा अपराध अभी तक डिकोड हुआ 2.5 साल के अंदर? आप मुझे बता दीजिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे आज तक घूम रहे, कुचामन के अंदर लगातार विदेशी हैंडलों द्वारा जिम में घुसकर हत्या कर दी जाती है, व्यापारियों की लगातार हत्या कर दी जाती है, घर में घुसकर लोग मार रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं सरकारी कार्यालयों में। तो कोई एक अपराध तो डिकोड करके बताइए। और जब गृह विभाग की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री के पास हो, तो इसकी जिम्मेदारी आप देख सकते हैं कि कितनी शिथिलता बढ़ती जा रही है, किस तरीके से लगातार गृह विभाग को राजस्थान के कानून व्यवस्था प्रीति जी, बार-बार प्रीति जी, समय की कमी है। प्रीति जी, क्या आपको लगता है यहाँ पर और ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए सिस्टम को? पूनम जी, सिस्टम मजबूत है, सिस्टम मजबूत है। फिर इस तरीके की घटनाएं लगातार एसपी लेवल के लोग जब गश्त में शामिल कर दिए जाते हैं, तो ये गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती थी, और गृह विभाग पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों पर खरा भी उतर रहा है। अधिकारी अरे भाई साहब, आप देखिए, मैंने तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप उसका जवाब तो दे दीजिए कि आपके शासन काल में कौन सा सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो जनता की सुरक्षा का है, जिसका जवाब है नहीं, जिसका जवाब नहीं है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का जवाब किसी के पास नहीं है कि कैसे आखिरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कई सारे सवाल हैं, आखिरकार धमकी के पीछे किसका हाथ है, क्यों इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि कुछ मजबूत कदम उठाए जाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच में धड़क। नमस्कार।